सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जिसमें कि आपके 4 लिगेंड्स होते हैं। दीज आर अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पे यहाँ पे आयन ही रहता है, सेंट्रल मेटल आयन ही रहता है, बिकॉज जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करते हैं दैट इज़ फॉर द पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे हम मेटल का भी आयन ही लेते हैं और लिगेंड्स भी जो हैं वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ ली थी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो 6 लिगेंड्स होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और 6 लिगेंड्स जो हैं वो जो है मेटल एटम को कैसे अप्रोच करते हैं? थ्रू द एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो हैं वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। जबकि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ देखिए आप कैसे बन रहा है। ये वाइट कलर में एक सेंट्रल मेटल आयन है और दीज ग्रीन कलर में जो बॉल्स दिखाई हुई हैं दीज आर द लिगेंड्स विच आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्यूब के, दिस क्यूब, ये जो क्यूब है इसके सेंटर में प्लेस्ड है और इसके जो कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स में ऑल्टरनेट पोजीशन पे लिगेंड्स लगे हुए हैं। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे मतलब अगर एक लिगेंड यहाँ लगा हुआ है तो इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई भी लिगेंड नहीं लगा होगा। यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं है, यहाँ कोई लिगेंड नहीं है, फिर उसके बाद लिगेंड लगेगा ऑल्टरनेट पोजीशन पे, और अगर यहाँ लग गया तो इसके ऑल्टरनेट कोई भी लिगेंड नहीं होगा, पर यहाँ होगा फिर। तो इसमें क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे लिगेंड्स लगे होते हैं। और अगर आप इनकी फिर शेप देखें तो ये देखिए टेट्राहेड्रल शेप बन रही है ना, ये इस तरह से ट्रायंगल और यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो ये बीच में इस टेट्राहेड्रॉन के मेटल आयन है और ये जो क्यूब है, क्यूब के सेंटर से जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो इन एक्स और वाई के 90 डिग्री पे है। मतलब इस क्यूब के जो अदर 2 फेसेस हैं, जो एक ऑब्जर्वर की तरफ को है और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो वहाँ से वाई एक्सिस जेड एक्सिस निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। 5 में से डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई एक्स और वाई के, उसके लोब एक्स और वाई के सेंटर में होंगे, एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर में होंगे, ठीक है। फिर डी वाई जेड जो है उसमें जो लोब्स हैं वो वाई और जेड एक्सिस के सेंटर में होंगे। हमने डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ ली थी ना। और उसी तरह से डी जेड एक्स के जेड और एक्स एक्सिस के सेंटर में होंगे, ठीक है। और जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है वो आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो है वो ऑन द एक्सिस होगा और डी जेड स्क्वेयर भी ऑन द एक्सिस ही होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से जो है वो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि अगर जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है उसका एक सेट बनता है ना, जो एक्सिस पे हैं ऑर्बिटल्स या लोब्स उनका एक सेट बनता है जिसको कि आप ईजी सेट बोलते हैं ऑर्बिटल्स का, और बाकी 3 ऑर्बिटल्स का, 3 डी ऑर्बिटल्स का एक सेट बनता है जिसको कि T2G सेट बोला जाता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी 2 ही सेट बनेंगे, ठीक है।
वो भी आपके 3 ऑर्बिटल्स का अलग सेट बनेगा और 2 ऑर्बिटल का अलग सेट बनेगा। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप इनको ध्यान से देखें तो कोई भी जो डी ऑर्बिटल है, सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल अगर आप देखें तो कोई भी डी ऑर्बिटल जो है वो पॉइंट नहीं करता एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लिगेंड, है ना। देखो dx² - y² इसके सेंटर में होगा, इसके लोब्स, तो ये लिगेंड्स तो यहाँ हैं, तो लिगेंड की तरफ को नहीं ना जा रहा, लिगेंड तो यहाँ से अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, तो मीन्स या यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसके रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब रिपल्शन नहीं होगी तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कम होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो हमने क्या किया कि डी टेट्राहेड्रल फील्ड में नन ऑफ द डी ऑर्बिटल पॉइंट एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, therefore the splitting of energy will be less than that of the octahedral field, है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो क्या था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे जो लिगेंड्स थे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज यहाँ पे तो अभी ये एक्स एक्सिस है, सारे 90 डिग्री पे होंगे ना एक दूसरे से। तो लिगेंड्स जो हैं इन्हीं एक्सिस के अलोंग जो है अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, करते हैं ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। उससे जो है रिपल्शन होगी, और रिपल्शन के कारण जो है वो आपकी dx² - y² और dz² की एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जो एग्जैक्टली पॉइंट टूवर्ड्स द लिगेंड, तो उसकी वजह से एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, और दूसरे क्या होगा, अब हमने ये देखना है कि फिर भी कौन सा क्लोजली अप्रोच कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए dx² - y² तो बिल्कुल सेंटर में है, dz² भी सेंटर में है ना। तो क्लोजली इनको dx² - y² में कोई भी रिपल्शन नहीं होगी और dz² में रिपल्शन नहीं होगी, जिसके कारण जो है वो एनर्जी जो है वो क्या होगी, इसमें एनर्जी इनकी इस सेट की जो ई सेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में 5 में से जो ये 2 ऑर्बिटल हैं ये लो जाएंगे एनर्जी में, और जो ये 3 ऑर्बिटल हैं वो हाई जाएंगे, बिकॉज द 3d ऑर्बिटल्स आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, ठीक है। क्लोज कौन से हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं, लिगेंड के क्लोज जो ऑर्बिटल होंगे वो हाई जाएंगे एनर्जी में। तो क्लोज कौन से हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देन जो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, दीज स्प्लिट अप एज, कैसे स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होंगे वो 2 सेट्स बनेंगे। 2 ऑर्बिटल्स जो हैं दे बिकम स्टेबल and their energies are lowered. They are designated as e orbitals. And 3 orbitals dx, y, dy, z or dz's become unstable and their energies are raised. These are designated as T2 orbitals. अब यहाँ पे हमने 2 सेट तो बनाए, देखिए ये है ना फ्री आयन की एनर्जी सपोज यहाँ पे है, इनके 5 के 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट एनर्जी स्टेट में है। तो अगर स्फीरिकल फील्ड है लिगेंड्स की, स्फीरिकल फील्ड में अप्रोच कर रहे हैं वो, एक होती है टेट्राहेड्रल फील्ड, एक होगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड। एक स्फीरिकल फील्ड में अगर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी तो हाई हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, लेकिन डीजेनरेट स्टेट में ही रहेंगे, मतलब सेम एनर्जी लेवल रहेगा उन सब का। और अगर वो टेट्राहेड्रल फील्ड आ जाती है तो देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, वो 2 सेट बन जाएंगे, एक आपका ई सेट होगा
टेट्राहेड्रल फील्ड में, और एक T2 सेट होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उस केस में क्या क्या नाम दिए थे इन सेट को, T2G दिया था और EG सेट बोला था इनको। तो यहाँ पे G वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, द सबस्क्रिप्ट G इज़ नॉट यूज्ड इन दिस केस बिकॉज जो G सबस्क्रिप्ट है दैट इज़ ओनली यूज्ड फॉर द फील्ड्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? तो जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरफ को भी लिगेंड, इस तरफ को भी लिगेंड, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, मतलब उसके ऑपोजिट साइड में लिगेंड है, तो इट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जितना इस तरफ को जाएगी कोई चीज़ उतना इस तरफ को जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाता है उसमें, है ना। तो जबकि आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम जी जो वर्ड है ये सॉरी जी अल्फ़ाबेट जो है दैट इज उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उनमें हम ई लिखेंगे, ई सेट एंड T2 सेट। क्लियर हो गया? और इसमें जो है ई ऑक्टाहेड्रल में हमारा EG ऑर्बिटल्स या EG जो सेट है वो हाई जा रहा था एनर्जी में बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और यहाँ पे ई सेट जो है वो लोअर जाएगा एनर्जी में क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जो है जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द लिगेंड्स और देयर इज़ नो रिपल्शन या मिनिमम रिपल्शन इज़ देयर, और T2 सेट जो है वो हाई जाएगा एनर्जी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, तीन ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर, इनको बोलते हैं EG और इनको बोलते हैं T2G। जबकि इसमें जो है वो 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर रहते हैं, T2 एंड EG सेट बोलते हैं इनको, ठीक है। और जो इनके बीच का एनर्जी गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा T। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम इसको लिख रहे थे डेल्टा O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड हेयर T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डेल्टा T या फिर हम इसको 10DQ भी लिखेंगे क्योंकि रिलेशनशिप तो वही रहेगा डेल्टा और DQ का, कि दैट इज़ 10DQ इज इक्वल टू 1 डेल्टा, ठीक है। और अब इसमें 10DQ है तो एवरेज एनर्जी जो है वो आपने सेम रखनी है। तो एवरेज एनर्जी सेम रखने के लिए 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे तो उनकी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो 4DQ जो है वो हर एक ऑर्बिटल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 6DQ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और अगर यहाँ T2 में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो आपका 4DQ ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ के कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें मेटल जो है वो 6 लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होती है, और टेट्राहेड्रल में मेटल जो है वो 4 लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अगर मेटल और लिगेंड सेम है फॉर सेम मेटल एंड लिगेंड, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO मेटल ले लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट इज़ अटैच्ड विद 6 अमोनिया लिगेंड्स एंड हेयर कोबाल्ट इज़ अटैच्ड विद 4 अमोनिया लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हैं वो T2G ऑर्बिटल्स 1 2 3, ठीक है, DXY DYZ एंड DZX ये लोअर जाएंगे एनर्जी में, ये एवरेज एनर्जी है उससे,
और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये ईजी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके हाई जाएंगे एनर्जी में, और इस एनर्जी गैप को हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ये। और यहाँ पे भी आपके जो T2G और T2 ऑर्बिटल्स हैं वो इस केस में अप जाएंगे एनर्जी में 3, और ई ऑर्बिटल्स जो हैं वो लो जाएंगे एनर्जी में। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेल्टा टी, है ना। तो ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डेल्टा टी इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ द डेल्टा ओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई है, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए देखिए ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी है पर वेवलेंथ की फॉर्म में दिया है, एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है ना, एनर्जी यहाँ पे जो है सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में दिया है, तो E इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, या एच सी न्यू बार होता है ना एनर्जी। तो यहाँ पे आप वेव नंबर की टर्म में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जीज़ के, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है ये एनर्जी। तो डेल्टा इज़ एनर्जी ना, एनर्जी गैप है ये, ठीक है। तो डेल्टा नॉट जो है वो आपका ज़्यादा है और डेल्टा टी कम होता है अगर आपके सेम मेटल और लिगेंड लगे हुए हैं। आपने ये बहुत ध्यान रखना है इसमें कि ये एनर्जी गैप कम होगा, क्योंकि इसका फ़र्क जो है वो हाई फील्ड एंड लो जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैलकुलेट करने के लिए रहता है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। हमने हाई स्पिन और लो स्पिन का क्या कंसेप्ट पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल में? ऑक्टाहेड्रल में हमने किया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इफ़ डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी भी की थी ना वहाँ पे हमने कि पेयरिंग एनर्जी है तो वो कैसा होता है, इफ़ डेल्टा नॉट इज़ या डेल्टा ओ इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, किया था ना हमने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, और ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उसमें। और अगर डेल्टा नॉट इज़ लेस देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी तो वो हाई स्पिन होंगे। तो यहाँ पे हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में हाई स्पिन नहीं होते हैं, बिकॉज इनमें डेल्टा टी इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, है ना, स्मॉल वैल्यू है ना। तो स्पिन किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे अगर ये गैप ज़्यादा है तो क्या होगा कि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो रहे हैं, तो एनर्जी गैप ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रादर देन गोइंग इन दिस ऑर्बिटल ऊपर वाले में जाना की बजाय ये यहीं पे पेयर हो जाएगा, तो लो स्पिन हो गया यहाँ पे। जबकि इस केस में जो है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से ही फिल होंगे, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। तो ये हाई स्पिन ही होते हैं मोस्टली जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये डिफरेंस कि दोनों में क्या कंपैरिजन है? ये तो है ही है ना कि 6 लिगेंड लगे होते हैं, इसमें 4 लिगेंड लगे होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंसेस इनके जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में होता है, और इसमें जो है हाई स्पिन और लो स्पिन में होता है मेन डिफरेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे रीज़न क्या है फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल देन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस? तो जो हमने बोला ना कि डेल्टा नॉट देखिए ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे डेल्टा नॉट ज़्यादा था और डेल्टा टी कम था, है ना। एनर्जी जो है दोनों के बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है वो डेल्टा टी स्मॉल था। तो डेल्टा टी कितना स्मॉल होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। मतलब अगर आपके ये एक तरह से 2/3 जो है
लेस होता है देन दैट ऑफ द, इट इज़ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज अबाउट 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए रिलेशनशिप में डेल्टा नॉट ज़्यादा है और डेल्टा टी क्या है, कितना कम है ना, डेल्टा नॉट ज़्यादा है और 2/3 डेल्टा टी जो है उससे कम है। और इसका क्या रीज़न होता है कि ये कम क्यों है ये वाली चीज़, तो देखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी का गैप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिस्टल की फील्ड के ऊपर या लिगेंड की फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड्स पे डिपेंड करता है ना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड्स हैं, देयर आर 4 लिगेंड्स, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड। तो लेसर द लिगेंड लेसर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर हुआ, जबकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 6 हैं तो 6 का तो ज़्यादा ही क्रिस्टल फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा वो करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। और इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द ऑर्बिटल पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, देयरफॉर द स्प्लिटिंग इज लेस। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके 2 ऑर्बिटल हैं dx² - y² और dz² जो हैं वो डायरेक्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लिगेंड, तो इसलिए उनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और टेट्राहेड्रल में कम होता है। देन यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ऑलवेज़ क्या होती है, हाई होती है। हमने पीछे स्लाइड में एक में किया कि पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑलवेज़ हाई होती है। तो पेयरिंग जो है वो इसके इन केसेस में पहले नहीं होती है, बाद में तो चलो होगी जब आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर D1 सिस्टम है, अब ये D1 सिस्टम दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कर लिया है। D1 सिस्टम में आपके कौन से आएंगे, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का है जैसे, ठीक है, जिसमें कि आपका D में ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसके लिए अगर आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे किस में जाएगा, वो E ऑर्बिटल में जाएगा। D1 सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, E1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ E1, क्योंकि E की एनर्जी लोअर है तो पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो कितनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1 × -6dq, है ना। तो कितनी आ गई, 6dq। ठीक है, और अगर D2 सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों E में जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 × -6dq इज इक्वल टू 12dq आ जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद D3 सिस्टम के लिए, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, पेयरिंग होनी नहीं है। पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग और यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाके रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, हाई स्पिन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन है। लो स्पिन ये तब होना था अगर यहाँ पेयरिंग हो जाती तो एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना था। अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई इसकी क्या हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 सिस्टम की, इसकी हुई E2 और इसकी E2T21, है ना। ये तो नाम है ऑर्बिटल के, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने ऊपर लिखे हैं, E2 यहाँ पे सॉरी E2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में E2T21, ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो D3 सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे E2 है तो E2 कितना लो करता है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × -6
प्लस 1 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू -8 dq। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी D3 सिस्टम के लिए कितनी आ गई -8 dq। ठीक है, और D4 सिस्टम के लिए अब 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई E2 T2 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहाँ पे जो E में इलेक्ट्रॉन है वो कितना लो करेंगे, उसमें लोअरिंग इन एनर्जी होगी कितना 6 dq है ना ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 2 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो कितना आया -4। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी -4 dq होगी D4 सिस्टम के लिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसी तरह जब आप सारी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और साथ में उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी लिखनी है। अब यहाँ पे सपोज हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे D7 सिस्टम लिया, तो D7 के लिए नेचुरली 5 तो पहले अनपेयर्ड होंगे, 5, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 और 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, E में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, E में 4 हैं, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3। ठीक है, और 4 इंटू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4, क्योंकि T2 वाला 4 करता है ना आप एनर्जी में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 4 ज़ा -24 हो गया, प्लस 4 3 ज़ा 12, तो कितना आया ये -12। D7 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो -12 dq आ गई। ठीक है, अब ये देखिए D10 सिस्टम ले लीजिए सपोज, बाकी सारे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। D10 सिस्टम के लिए 1 2 3 4 5 और 10 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में सारे के सारे पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसके लिए, इसके लिए आएगी E4 और T2 6 है ना, T2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, E में 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 4, तो 6 4 ज़ा -24 प्लस 6 4 ज़ा 24, -24 प्लस 24 कितना आ गया 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0 फॉर D10 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको किसी की भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को इसमें आ सकती है। यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, बिकॉज पेयरिंग इसमें होगी नहीं, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेल्टा T in case of tetrahedral complexes. So that's it for today. Thank you so much, students.